इस लेक्चर के साथ ही देख लेते हैं कि क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इनके अलावा भी कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी हम आज इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली जो हमारे सिलेबस में दिया है, ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वेरियस एजेंसीज़ के द्वारा। जैसे कि हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो यूएस की, उसने 6 पोल्यूटेंट को क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट कहा है, जिनके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ लिमिट सेट की गई हैं। और ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ इनके लिए कुछ लिमिट सेट करके रखती हैं। जैसे इंडिया में भी जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें भी इन पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है। कौन से हैं ये 6 एयर पोल्यूटेंट्स, ये देख लेते हैं। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर जिसमें कि हमारा PM10 भी आ जाता है, PM2.5 भी आ जाता है, और लेड। ये इसमें ध्यान देने वाला है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये चीज़ जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी जा सकती है। अब एक एक करके इन क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, एक कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस होती है। कहाँ कहाँ से रिलीज़ होता है इसका? व्हीकल से, केरोसिन ऑयल बर्निंग से, या वुड स्टोव से हो सकता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? रिड्यूसेस एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। ये इसका हम बचपन से अपने बायो में पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है वो फॉर्म कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ। तो इससे क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स की, वो रिड्यूस हो जाती है, और अगर काफ़ी देर तक हम इसके संपर्क में रहें तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हेडेक्स कॉज कर सकता है, मेंटल अलर्टनेस को इफेक्ट कर सकता है, और हार्ट डैमेज भी हो सकता है। दूसरा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। एसिड रेन का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को भी। सोर्स की बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान इसका रिलीज होता है, कोल की बर्निंग में या फॉसिल फ्यूल की बर्निंग में। इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? प्लांट्स में इफ़ेक्ट देखें तो लीव्स और रूट सिस्टम को डैमेज पहुंचा सकता है। अगर बिल्डिंग्स मेटल की हैं उनको डैमेज हो सकता है, एसिड रेन जब होती है तो वो कोरोड कर सकती है उन बिल्डिंग्स को। और अगर सल्फेट एरोसोल्स की बात करें, जो एरोसोल्स होते हैं जिनमें सल्फेट पाया जाता है, वो ग्लोबल क्लाइमेट की कूलिंग कॉज करते हैं, तो ये भी एक इफेक्ट है इसका। फिर हमारा आ जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये भी हमारे एसिड रेन में कंट्रीब्यूटर होते हैं। साथ ही साथ इनका एक मेजर रोल होता है ओजोन की प्रोडक्शन में। ओजोन कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं? ये ट्रोपोस्फियर में, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है वो एक पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। तो ये पोल्यूटेंट तो है ही, साथ ही साथ और ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं। साथ ही और भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं जिनकी फॉर्मेशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का हाथ होता है। सोर्सेज की बात करें तो सॉइल में ये नेचुरली कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, जिनके द्वारा ये फॉर्म होते हैं। व्हीकल्स में जो एग्जॉस्ट होता है उससे ये फॉर्म होते हैं, और पावर प्लांट्स में पावर प्लांट की प्रोडक्शन के दौरान भी इनका रिलीज होता है। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में सबसे हार्मफुल गैस की बात करें तो वो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक रेडिश ब्राउन गैस होती है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। वहीं अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, NO की, तो ये बाकी सारे ऑक्साइड्स जो हैं नाइट्रोजन के, उनके कंपैरिजन में लेस हार्मफुल होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, N2O, तो ये एसिड रेन के कॉज के लिए नहीं होती है रिस्पॉन्सिबल। अब आ जाते हैं हम ओजोन पे। ओजोन एक जाना माना सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यानी कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में जब रिएक्शन होती है तब जाके हमारा ओजोन मिलता है। और ये फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है उसके प्रोडक्शन में भी हम इसे देख सकते हैं, उसमें मतलब ओजोन एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब हमारा ओजोन का प्रोडक्शन होता है इन ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होती है वो हमारी एज अ पोल्यूटेंट काम करती है। इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ओजोन पोल्यूशन के? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्लांट्स को हार्म हो सकता है। उसके बाद कर लेते हैं हम बात पर्टिकुलेट मैटर की, PM10 और PM2.5। PM10 2.5 से क्या मतलब है? PM10 में वो सारे पर्टिकुलेट मैटर आ जाते हैं जिनका साइज लेस देन 10 माइक्रोन हो, ठीक है। और PM2.5 में क्या होता है? ऐसे सभी पोल्यूटेंट जिनका साइज जो होता है लेस देन
होना चाहिए 2.5 माइक्रोन। तो अगर बात करें ना तो PM 2.5 ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ये हमारे अंदर जो टिश्यूज़ हैं लंग से होकर उनमें एब्जॉर्ब होकर जा सकती है। जितना छोटा पार्टिकल उतना ज़्यादा वो हार्मफुल। इनका प्रोडक्शन भी वैरायटी ऑफ सोर्सेज से हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, जैसे डस्ट में, पावर प्लांट्स से, फ्लोर मिल से, तमाम चीज़ें हैं जहाँ से इनका रिलीज़ हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया PM 2.5 जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये साइज़ में छोटा है। उसके बाद छठा और लास्ट आ जाता है हमारा लेड। लेड जो होता है इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स, पेंट्स, पॉटरी, गैसोलीन एडिटिव्स। गैसोलीन वही पेट्रोल ही होता है, तो उसके एडिटिव्स बनाने में, स्टोरेज बैटरीज बनाने में इसका यूज़ होता है। रिलीज़ कहाँ से होता है? ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से। लेडेड गैसोलीन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बर्निंग से। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेन और किडनी डैमेज कर सकता है लेड। फिर हम बात कर लेते हैं, पल्यूटेंट पढ़े हैं तो फोटोकेमिकल स्मॉग भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि इन्हीं पल्यूटेंट के रिएक्शन से बन रहा है। ये कैसे बनता है? फोटोकेमिकली, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो बनते हैं, मतलब इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, एल्डिहाइड, फेनॉल, SO2 एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये मिल के फॉग के साथ जब मिलते हैं तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या हो गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्लस फॉग इन दी प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। तो क्या बन जाएगा हमारा? फोटोकेमिकल स्मॉग। ये हो गया बेसिक सा। उसके बाद ये क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट के अलावा भी हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं एयर पॉल्यूटेंट, उनके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है पहले नंबर पे। सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके? डीकेइंग वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर, सल्फर के स्प्रिंग्स, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, सीवर्स, इंडस्ट्रीज, यहाँ से इसका रिलीज होता है। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, कोमा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है फाइनली जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो तो। अगर 5 पार्ट्स पर मीटर है इसकी कंसंट्रेशन तो ऐसे में लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ठीक है, भूख कम लगने लगती है। अगर 150 पार्ट्स पर मीटर है तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो सकता है। अगर 15 से 30 मिनट्स एक्सपोजर हो इस गैस का 500 पार्ट्स पर मीटर में, तो क्या हो सकता है? कॉलिक डायरिया हो सकता है, ब्रोंकियल न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये कंसंट्रेशन याद रखना है, वैसे इतने डिटेल में ये नहीं पूछा जाता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं हेलोजिनेटेड कार्बन्स। हेलोजिनेटेड कार्बन्स इसलिए हमारे हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये पॉल्यूटेंट क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में एस्केप करके पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ये ओजोन डिप्लीशन का कारण बनते हैं। अब हेलोजिनेटेड कार्बन्स में क्या क्या आ जाते हैं? हमारे CFCs आ जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन। अब CFCs का यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है एज अ एरोसोल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लास्टिक फोम, फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स। तो ज़्यादातर जो AC फ्रिज होते हैं ना उसमें से CFCs का रिलीज़ होता है। अब हम देख लेते हैं इसके कई सारे जनरेशन्स आए थे। जैसे पहले तो CFC यूज़ किया गया, फिर HCFCs यूज़ किया गया। सोचा गया कि HCFCs इससे कम हार्मफुल होगा जब CFCs के हार्मफुल इफेक्ट्स पता लगे, लेकिन दोनों ही हमारे ओजोन डैमेज का कारण बने। फिर थर्ड जनरेशन में इनके ऑल्टरनेटिव की तरह से HFCs लाया गया। ये ओजोन डिप्लीशन का कारण तो नहीं बने, लेकिन बाद में पता चला कि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का डिस्ट्रक्शन करते हैं, कैटरैक्ट्स कर सकते हैं, एक्वाटिक लाइफ का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इम्यूनिटी का लॉस हो सकता है। उसके बाद फ्लोराइड्स आ जाते हैं हमारे। फ्लोराइड्स हमारे रिलीज होते हैं, इसके सोर्सेज होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन से, सिरेमिक प्रोडक्शन से, एल्यूमिनियम और भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद एयर में कैसे आते हैं? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो स्मोक रिलीज होता है वहाँ से, वॉल्केनिक इरप्शन से या फिर इंसेक्टिसाइडल स्प्रे से। इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है? वैसे तो अगर बात करें, अगर इसकी माइन्यूट क्वांटिटी हमें मिलती है तो ये टूथ डिके को प्रिवेंट करने का काम करता है, लेकिन अगर हायर लेवल होगा तो ये टॉक्सिक साबित होता है।
प्लांट्स में ये टिप बर्न का कारण बनता है। अब ये क्या है, फ्लोराइड पोल्यूशन हम मेनली वैसे वाटर में ही देखते हैं, तो मैन और एनिमल में ज़्यादातर जो इसका कंटेमिनेशन होता है वो वाटर से ही होता है। एयर पोल्यूशन में थोड़ा बहुत होता है। फिर हमारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि बेंजीन, बेंजोपाइरीन और मीथेन। बेंजीन जो होता है वो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के कंबशन से रिलीज होता है, जिससे कि लंग कैंसर हो सकता है। अब बेंजोपाइरीन भी हमारा सिमिलरली गैसोलीन के एग्जॉस्ट से, स्मोक से, टोबैको से रिलीज होता है। इसको मोस्ट पोटेंट कैंसर इंड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी पोटेंसी है हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट्स के अमंग कैंसर कॉज करने की। मीथेन है जिसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं, जो कि कब फॉर्म होती है, जब गार्बेज या किसी नेचुरल वेजिटेशन का डिके हो रहा होता है, या एक्वाटिक वेजिटेशन में, या नेचुरल गैस की बर्निंग से भी इसका रिलीज होता है। हायर कंसंट्रेशंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये मैन में यानी कि ह्यूमंस में नार्कोटिक की तरह इफेक्ट कर सकती हैं। अब कुछ पोल्यूटेंट एज अ मेटल भी होते हैं, जैसे कि मरकरी, जिंक और कैडमियम। मरकरी के सोर्सेज की बात करें तो मरकरी कंपाउंड का यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फंजीसाइड्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक, पेपर पल्प एक्सेट्रा। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं मरकरी, लिवर और आइज को डैमेज कर सकता है, इन्फेंट्स में इनफॉर्मिटी कॉज कर सकता है, साथ ही साथ हेडेक, फैटीग, एंजाइटी, लेथार्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब हो सकता है। और अगर 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब का इन्हेलेशन करते हैं 3 महीने तक तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हमारा जिंक आ जाता है। जिंक के सोर्सेज होते हैं जिंक के स्मेल्टर्स, स्क्रैप जिंक रिफाइनरीज, कॉपर, लेड एंड स्टील रिफाइनरीज, और टॉक्सिक होता है ये ह्यूमन में। कैडमियम की बात करें तो इसके सोर्सेज होते हैं इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग ऑफ कैडमियम कंटेनिंग मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ सम पेस्टिसाइड एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये इसका इफेक्ट ये है कि काफ़ी अगर लो लेवल भी है ना इसका, तब भी ये पॉइजनस हो सकते हैं। ह्यूमन के लिवर और किडनीज में इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। साथ ही साथ इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं हाइपरटेंशन, एम्फाइसीमा और किडनी डैमेज, और साथ ही साथ ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। अब हमारे आ जाते हैं फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा था या फोटोकेमिकल जो रिएक्शन हो रही थी प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट के कॉम्बिनेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनको हम फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। कब बनते हैं, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन और ओजोन। ठीक है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के ये रिएक्शन से बनता है फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ओलेफिन्स, एल्डिहाइड्स, ओजोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट और फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सारे ही फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर में आ जाते हैं। ओलेफिन्स की बात करें तो ये एग्जॉस्ट इथाइलिन के एग्जॉस्ट से बनता है और प्लांट्स को इफेक्ट कर सकता है। एल्डिहाइड भी स्किन, आइज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज कर सकता है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक पोटेंशियल आई इरिटेंट है, और अगर हायर कंसंट्रेशन है इसकी तो ये SO2 से भी ज़्यादा लीथल हो सकता है, यानी जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये ओजोन से कम लीथल है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा लीथल हो सकता है एट हायर कंसंट्रेशन, लेकिन ओजोन से कम लीथल है। इसके वही सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इफ़ेक्ट होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में अभी हमने देखा था क्या होता है ये वैसे हाईली ऑक्सीडाइजिंग पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर होता है, और क्या क्या चीज़ें होती है पीछे भी देखा था हमने, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। फिर हमारे आ जाते हैं लास्ट एरोसोल्स। एरोसोल्स को हम सस्पेंडेड मैटर भी कह सकते हैं, ऐसे मैटर जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ये काफ़ी टाइनी माइन्यूट इनका साइज होता है, लिक्विड या सॉलिड दोनों ही पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि एयर में फ्लोट कर रहे हों। इनका साइज़ की बात करें तो ये अबाउट 1/1000th ऑफ अ सेंटीमीटर इन डायमीटर ये हो सकते हैं, और इनमें क्या क्या हो सकता है, इंक्लूड सल्फेट, सूट, ऑर्गेनिक कार्बन और मिनरल डस्ट, किसी भी टाइप के पार्टिकल्स जो कि साइज़ के होते हैं।
चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, वो हमारे एरोसोल्स के डेफिनेशन के अंडर में आते हैं अगर वो एयर में फ्लोट कर रहे हों। सोर्सेज की बात करें तो सी स्प्रेज का एक बहुत मेजर सोर्स होता है। जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और कहीं जाके टकराती हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से काफ़ी स्प्रेइंग होती है, उसको हम सी स्प्रे कहते हैं। तो उससे ये एरोसोल्स मिक्स हो सकते हैं एयर में। वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान भी इनका काफ़ी प्रोडक्शन होता है और एयर में जाके मिलते हैं। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से और इंडस्ट्रियल और बायोमास की बर्निंग से, मतलब जहाँ पर भी बर्निंग, कंबशन, एग्जॉशन इन सब का काम चल रहा है वहाँ पे एरोसोल्स के होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ को हार्म ही करेगा, पोल्यूटेंट है तो। क्लाउड फॉर्मेशन को ये बहुत हैवी बना देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन में इसका योगदान रहता है। टेम्परेचर और क्लाइमेट को ये ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर कैसे कर सकता है, हमने पढ़ा था पिछली यूनिट में, यूनिट 5 में पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है। तो एरोसोल जो होते हैं ना, इनका भी हमारी क्लाइमेट की कूलिंग में या वार्मिंग में, दोनों में ही इफ़ेक्ट होता है। अभी हम देखेंगे कैसे। साथ ही एग्रीकल्चरल यील्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो सल्फेट के एरोसोल्स होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कूलिंग इफेक्ट होता है इनका, मतलब कूलिंग इफेक्ट मतलब नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है इनकी। वहीं बात करें अगर हम ब्लैक कार्बन के एरोसोल्स की, तो इनकी वार्मिंग इफेक्ट होती है, यानी कि पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एरोसोल्स का हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रेडिएटिव फोर्सिंग्स में कंट्रीब्यूशन होता है। अगर सल्फेट एरोसोल्स हैं तो नेगेटिव यानी कि कूलिंग इफेक्ट होगा, ब्लैक कार्बन के एरोसोल्स हैं तो पॉजिटिव यानी कि वार्मिंग इफेक्ट होगा। तो इसी के साथ ही हमारे पोल्यूटेंट्स का जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है, जिसमें हमने क्राइटेरिया और एयर पोल्यूटेंट के साथ ही बाकी के भी पोल्यूटेंट्स के बारे में देखा, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में देखा। आगे के और लेक्चर में हम अपने इन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।